Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBits. MDCAT का सेशन हमने स्टार्ट किया था। हमारे बहुत सारे चैप्टर हो गए थे, 2-3 रह रहे थे। मैंने यही समझा कि इन 2-3 को भी कंप्लीट कर लूँ, आप लोग को जल्द अज जल्द चैनल पे अपलोड कर लूँ और आप लोग का फ़ायदा हो। लेकिन बीच में एक मसला रहा, मैं थोड़ा बीमार रहा और साथ साथ मेरे मिड एग्ज़ाम्स हुए, सो इसीलिए हम थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहें। अभी जो MDCAT है उसका सिंध का वो तो कल होने जा रहा है। उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात, अल्लाह करे कि सब स्टूडेंट के अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं और अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए। जो हमारे KPK का है वो एक हफ़्ता भी रह रहा है, 26 को वो उनका टेस्ट है, तो एक हफ़्ता रह रहा है। हमारे 2-3 चैप्टर रह गए हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस एक हफ़्ते में जितने हमारे चैप्टर रह गए हैं उनके MCQs मैं आप लोग के लिए करवाऊँ। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर हमारा स्टार्ट था, पार्ट फर्स्ट हो गया था, वो आप लोग जा सकते हैं, चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग एनी टाइम विज़िट कर सकते हैं और जो हमारे वहाँ पर कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs हैं आप लोग वो सॉल्व कर सकते हैं। आज हम अपने पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ। इसमें भी हम इंशाल्लाह जो कंसेप्चुअल MCQs हैं, जो लॉजिकल MCQs हैं, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले MCQ की तरफ। MCQ में हमसे पूछा है कि 50% ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल्स। जो हमारे पास नर्वस सिस्टम का 50% हिस्सा होता है वो कौन से सेल पे कंसिस्ट करता है? ए ऑप्शन हमारे पास न्यूरॉन, बी हमारे पास नेफ्रॉन, सी हमारे पास न्यूरोग्लिया और डी हमारे पास सोमा। तो इंतहाई आसान MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, आप लोग को आता भी है, क्योंकि न्यूरॉन तो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ रहे हैं सारा। नेफ्रॉन तो हिस्सा है किस चीज़ का? किडनी का। और डी ऑप्शन जो हमारे पास सोमा है वो बॉडी हम कहते हैं, वो भी आप लोग जानते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन पीछे कौन सा बचता है? सी ऑप्शन, दैट इज़ अ न्यूरोग्लिया। क्या हमारे पास है? सी ऑप्शन न्यूरोग्लिया इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। यानी जो नर्वस सिस्टम का 50% वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? न्यूरोग्लिया सेल पे। अच्छा, इन न्यूरोग्लिया में एक और भी याद रखें कि ये कौन से टिश्यू हैं। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि ये न्यूरोग्लिया जो है ये हमारे पास कौन से टिश्यू हैं, तो ये याद रखें ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हैं। कौन से टिश्यू हैं? कनेक्टिव सेल्स हैं। सही है। सो ये 2 MCQs आप लोग के यहाँ पर हो गए हैं कि न्यूरोग्लिया 50% ऑफ नर्वस सिस्टम पे कंसिस्ट करते हैं और ये कौन से सेल्स होते हैं? ये हमारे पास कनेक्टिव सेल्स होते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द मेन फंक्शन ऑफ शुआन सेल आर न्यूरोग्लिया इज टू मेक। जो शुआन सेल्स होते हैं या न्यूरोग्लिया होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है? ए ऑप्शन हमारे पास है सोमा, बी हमारे पास एक्सान, सी माइलिन शीथ, डी हमारे पास नन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सोमा किसे कहते हैं? बॉडी को कहते हैं, वो आप लोग जानते हैं। एक्सान्स भी जानते हैं और डेंड्राइड्स भी जानते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन बचा है सी माइलिन शीथ और डी हमारे पास नन है। तो याद रखें कि जो मेन फंक्शन है शुआन सेल का वो क्या है? The main function of Schwann cell is to make the myelin sheath. So C ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है जो बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, अक्सर जगहों पर ये पूछा है कि केमिकली माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ। जो माइलिन शीथ है हमारे पास ये किस चीज़ का बना होता है? ए ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी हमारे पास लिपिड्स एंड डी हमारे पास है बोथ बी एंड सी। तो याद रखें कि ये जो माइलिन शीथ हैं ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि माइलिन शीथ 80% जो होता है, यहाँ पर 80% माइलिन शीथ बना होता है किस चीज़ का? लिपिड्स का। और जो 20% है, कहाँ गया? हाँ, जो 20% है वो माइलिन शीथ बना होता है किस चीज़ की? प्रोटीन का। सो ऑप्शन हमारे पास क्या हुई? बोथ बी एंड सी को चेंज करें, आप लोग करें बोथ ए एंड सी।
सही है, समझ आ गई। माइलिन शीथ हमारे पास 80% बना होता है लिपिड का और 20% बना होता है किस चीज़ का, प्रोटीन का। नेक्स्ट में चलते हैं, स्पाइनल कार्ड हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट। हमारे पास जो स्पाइनल कार्ड है इनकी लेंथ कितनी है, ए ऑप्शन 18 इंच, बी 0.8 इंचेस, सी हमारे पास 81 इंचेस और डी हमारे पास है 18 इंचेस। तो याद रखें, ये रटने वाली बात है, आप लोग अपने पास रट लें कि जो स्पाइनल कार्ड है उनका लेंथ हमारे पास कितना होता है, 18 इंचेस होता है। स्पाइनल कार्ड की लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, 18 इंचेस, 18 इंचेस होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कंसेप्चुअल और अक्सर जगहों पर आया है। वो कैसे, इन क्रॉस सेक्शन द स्पाइनल कार्ड शोज, कहते हैं कि स्पाइनल कार्ड क्या शो करते हैं। ए ऑप्शन है एन इनर वाइट मैटर एंड आउटर ग्रे मैटर। पहले तो ये याद रखें कि स्पाइनल कार्ड में दो टाइप के मैटर होते हैं। कौन से, एक होता है वाइट मैटर और दूसरा होता है ग्रे मैटर। एक होता है अंदर, एक होता है बाहर। अब ये याद रखें कि अंदर कौन सा वाला होता है और बाहर कौन सा वाला होता है। ए ऑप्शन एन इनर वाइट मैटर एंड आउटर ग्रे मैटर, वाइल बी इसका अपोजिट है एन इनर ग्रे मैटर एंड आउटर वाइट मैटर, सी हमारे पास ओनली ग्रे मैटर, डी हमारे पास ओनली वाइट मैटर। तो याद रखें कि हमारे पास दो मैटर्स होते हैं, एक होता है नाम ग्रे मैटर, दूसरा का वाइट मैटर, और ये एक अंदर होता है दूसरा बाहर होता है। तो जो सही ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन बी है आप लोग का। जो हमारे पास स्पाइनल कार्ड शो करते हैं उसमें इनर जो होता है वो ग्रे मैटर होता है और आउटर हमारे पास क्या होता है, वाइट मैटर होता है। सो बी ऑप्शन आप लोग का सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंफॉर्मेशन ब्रेक फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर टू द अफेक्टर इज डन बाय डैश नर्व पाथवे। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, यानी क्या इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर से जब वापस आती है किस चीज़ की तरफ, इफेक्टर की तरफ, वो कहता है कि कौन सा पाथवे उसको मीन्स पहुंचाते हैं इफेक्टर थ्रू। ए ऑप्शन हमारे पास एफेरेंट पाथवे, बी हमारे पास इफेरेंट पाथवे, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। दो एमसीक्यूज है यहाँ पर। पहले तो इसका आप लोग आंसर सीख ले कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर से वापस आती है इफेक्टर की तरफ, वो कौन सी पाथवे उनको लाती है, वो इफेरेंट पाथवे लाती हैं। इफेरेंट आप लोग नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इफेरेंट मीन अंदर, सही, एफेरेंट मीन आउटर, यानी कंट्रोल सेंटर से जो इंफॉर्मेशन आती है टुवर्ड्स द इफेक्टर, उन्हें कौन वो लाता है, इफेक्टर, इफेरेंट पाथवे, सही है, इफेरेंट पाथवे सही है। और अगर कंट्रोल सेंटर की तरफ जो हमारे इंफॉर्मेशन जाएगा वो कौन से पाथवे, वो फिर अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो वो फिर एफेरेंट पाथवे होगा, आप लोग का ऑप्शन ए होगा। सो आप लोग के दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है तीक न्यूरॉन फाइबर कंडक्ट्स। एक होते हैं थिन न्यूरॉन फाइबर, दूसरे होते हैं थिक न्यूरॉन फाइबर। तो अब ये पूछा है कि थिक न्यूरॉन फाइबर कंडक्ट करते हैं क्या, स्लो इम्पल्स, फास्ट इम्पल्स, नो इम्पल्स। तो याद रखें कि जो हमारे पास क्या होते हैं न्यूरॉन फाइबर की जितनी थिकनेस, जितनी मोटाई ज़्यादा होती जाएगी उतना ही इम्पल्स फास्ट होता जाएगा, और जितनी उनकी थिन यानी जिनकी जो फाइबर है न्यूरॉन वो थिन होगी उतना ही इम्पल्स की ट्रांसमिशन क्या होगी, स्लो होगी। सो आप लोग का बी ऑप्शन सही है कि थिक न्यूरॉन फाइबर कंडक्ट फास्ट इम्पल्स वाइल थिन न्यूरॉन फाइबर कंडक्ट स्लो इम्पल्स। ये आप लोग को समझ आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अ नर्व इज, कहते कि नर्व क्या चीज है। ए ऑप्शन हमें दिया है कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, बी हमारे पास है कलेक्शन ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन, सी हमारे पास है बंडल ऑफ एक्सॉन्स आर डेंड्राइट बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नर्व को जो डिफाइन करते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन, बी ऑप्शन को क्लिक करते हैं, बड़े खुश होकर आते हैं कि हमने अपना एमसीक्यूज हमने ठीक कर दिया। लेकिन वो जब आपस में बैठ जाते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बुक देखते हैं, तो उनका एमसीक्यूज गलत होता है और वो फिर अफसोस के अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। कहने का मकसद मेरा यहाँ पर ये है कि आप लोग को चीज़ें आती हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने सीखा है, लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ ये नहीं होता कि आपको चीज़ें आती हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं, आपको वहाँ पर टाइम
काउंट होता है कि कितने टाइम में आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एक अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो डेफिनेटली आपका टाइम हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा, चीज़ें को जो गौर से पढ़े। गौर से पढ़ने का मेरा मतलब ये है कि भाग भाग के ना पढ़े कि यार देखो मुझे आता है बस करने जाओ, ए ऑप्शन देखते हो तो टिक करते हो, बी सी डी सारे ऑप्शन रह जाते हैं। सारे ऑप्शंस को आराम के साथ एक बार पढ़ ले, आता है तो क्लिक करें, नहीं आता तो नेक्स्ट पे जाएं। सो आप लोग का यहाँ पर किस्सा बहुत मेरा लंबा हो गया। जो सही ऑप्शन है कि नर्व हमारे पास क्या है, ये बंडल ऑफ एक्सैंस और डेंड्राइट्स दोनों भी होते हैं और उसी में बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू भी होती है। सो ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा मेरा गला भी शायद आवाज़ से आप लोग पहचान रहे हो, मैंने जिस तरह पहले बताया कि बीमार हूँ सो ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग के लिए इस वीक में ये जो 2-3 चैप्टर रह गए हैं ये करवा के जाऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास है द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज, वो पाथवे बताएं नर्व इम्पल्स की ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ए ऑप्शन रेस्टिंग पोटेंशियल, बी हमारे पास एक्टिव पोटेंशियल और सी हमारे पास है रिफ्लेक्स आर्क। तो आंखें बंद करके लगाएं कि जो पाथवे नर्व इम्पल्स में ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन का पूछे वो आप लोग का क्या होता है, वो आप लोग का रिफ्लेक्स आर्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोर पॉजिटिव आउट सरफेस ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन देन इनर सरफेस, दिस स्टेट इज रेफर्ड इज। क्वेश्चन को गौर से समझे, कहते हैं कि पॉजिटिव आउटर सरफेस पे न्यूरॉन पे ज्यादा है देन इनर सरफेस, इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, बाहर मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू इनवर्ड इनसाइड, उसको हम कहते हैं ए ऑप्शन पोलराइजेशन स्टेट, बी डीपोलराइजेशन स्टेट, सी रीपोलराइजेशन स्टेट, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो ये याद रखिए कि जब मोर पॉजिटिव आउट सरफेस होता है न्यूरॉन मेम्ब्रेन के और एज कंपेयर टू इनर, उसको हम पोलराइजेशन स्टेट कहते हैं या पोलराइज स्टेट कहते हैं। ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये आप लोगों ने मिस नहीं करने, ये आप लोग का थोड़ा होमवर्क भी है, इसको आप लोग चेक करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसके एमसीक्यूज और इसका कंसेप्ट मैं आप लोग को सिखाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन द फ्लूइड इनसाइड द न्यूरॉन सेल टू द आउटसाइड इज ग्रेटर। कितना टाइम, 10 टाइम, बी 20 टाइम, सी 30 टाइम, डी हमारे पास 25 टाइम। कहते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है पोटाशियम का इन द फ्लूइड ऑफ द न्यूरॉन सेल टू द आउटसाइड इज ग्रेटर, कितना ज़्यादा होता है इनसाइड एज कंपेयर टू दी आउटसाइड। हमारे पास 10, 20, 30 और 25, यह आप लोग में बुक में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है, ये रटने वाली बात है कि 30 टाइम ग्रेटर होता है पोटाशियम की क्या कॉन्सेंट्रेशन। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है फॉर एवरी 2 पोटाशियम आयन दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड हाउ मेनी सोडियम आर पम्प्ड आउट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का पहला पार्ट था उसमें भी मैंने आप लोग को कराया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दोबारा इसमें डाल दिया। पहले तो ये याद रखिए कि जो पोटाशियम आयन है वो क्या होते हैं, वो इनवर्ड आते हैं, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इनवर्ड और सोडियम आयन बाहर जाते हैं। समझे, पोटाशियम आयन अंदर आते हैं और सोडियम आयन बाहर जाते हैं। अब ये पूछा है कि जब 2 पोटाशियम आयन अंदर आएंगे तो बाहर कितने सोडियम आयन जाएंगे। ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी हमारे पास 4। तो ये आप लोग का ऑप्शन 3 है। ये मैंने पिछले वीडियो में एक फार्मूला भी बताया है, अभी फिर बता देता हूँ कि जब 2 पोटाशियम आयन अंदर आएंगे तो बाहर 3 सोडियम आयन जाएंगे। उधर मैंने एमसीक्यूज कराया था कि अगर 2-3 का तो आप लोग को समझ आ गया कि अगर 10 सोडियम आयन अंदर आते हैं तो बाहर अगर 10 पोटाशियम आयन अंदर आते हैं तो बाहर सोडियम आयन कितने जाएंगे। तो याद रखें वो हमारे पास कितने होंगे, 15 सोडियम आयन होंगे। ये फार्मूला सीखे कि 2 पोटाशियम आयन अंदर आते हैं तो बाहर 3 जाएंगे, क्या चीज़ हमारे पास
सोडियम आयन। सही है, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नर्वस कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3 आप लोग को जल्द मिल जाएगा। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज, अपने रिलेटिव्स, अपने सिबलिंग के साथ शेयर करें। मेरा ये चीज़ें करने का मकसद ये है कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।